हेलो दोस्तों, आज की कहानी है पाप की निशानी। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, साथ ही मेरे भीतर की जद्दोजहद भी गहरी होती जा रही थी। बीते कुछ वर्षों के दृश्य चलचित्र के समान आंखों के सामने घूम रहे थे। माँ और बाबूजी के आंगन में हम दो फूल खिले थे, मैं और रोहिणी दीदी। बहुत प्यार करते माँ और बाबूजी हम दोनों बहनों को। एक छोटी सी किराने की दुकान थी घर के अगले हिस्से में, और बस वही थी हमारे घर की आमदनी का जरिया। छोटे मोटे खर्च निकालने के लिए माँ आसपास की औरतों को सिलाई सिखा देती थी। माँ बाबूजी ने कभी किसी बात की कोई कमी नहीं रखी थी हम दोनों बहनों की परवरिश में, बिना इस बात की परवाह किए कि समाज समय समय पे उन्हें याद दिला ही देता कि दोनों बेटियां एक दिन चली जानी है, फिर बुढ़ापा कैसे कटेगा। बाबूजी हंसकर कहते, मेरी बेटियां बेटों से कम नहीं। बाबूजी की तीव्र इच्छा थी कि उनकी बेटियां खूब पढ़े और नाम कमाए। हम दोनों बहनें ये बात बखूबी समझती और मन लगा के पढ़ाई करती। समय अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था और साथ ही हम दोनों बहनें भी। रोहिणी दीदी मुझसे कोई 2 साल बड़ी थी। दीदी जितनी सुंदर शांत, उतनी ही चंचल मन मैं। सुतवा नाक, दूध में केसर मिला सिंदूरी रंग और मधुर बोली, कुल मिला बेहद सुंदर थी रोहिणी दीदी। माँ कभी कभी कहती, कहाँ सुदामा के घर तू जैसी राजकुमारी ने जन्म ले लिया। और हम दोनों बहनें खूब हंसते। मैं जब 11वीं में गई तो रोहिणी दीदी ने कॉलेज जाना शुरू किया था। हमारे कस्बे के पास एक ही कॉलेज था जिसमें लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते थे। कस्बे में लड़कियों के स्कूल से पढ़ाई करने वाली रोहिणी दीदी कॉलेज के खुले वातावरण में असहज हो उठती। आते जाते लड़के उनकी खूबसूरती निहारते रहते। बिना नजरों को उठाए रोहिणी दीदी बस अपने लक्ष्य पाने में जुटी थी। कॉलेज में जहाँ प्रोफेसर उनके प्रतिभा के कायल थे, वहीं लड़के लड़कियां उनसे दोस्ती करने को आतुर रहते। वहीं कुछ लड़के ऐसे भी थे जो रोहिणी दीदी के रूप के दीवाने हो चुके थे। कई दोस्ती के प्रस्ताव को रोहिणी दीदी ने विनम्रता से इनकार कर दिया था। कुछ पीछे हट गए तो कुछ ने दीदी के इनकार को अपनी मर्दानगी का प्रश्न बना लिया था। आखिर वो घड़ी भी आ ही गई जब हमारा सर्वस्व लूटने वाला था। कॉलेज में सालाना वार्षिक उत्सव था। प्रिंसिपल की प्रिय छात्रा रोहिणी दीदी को विषय रूप गायन की प्रस्तुति देनी थी। रोहिणी दीदी के गाने को सुन पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। रोहिणी बेटा, कैसे जाओगी? सांझ होने को है, चलो मैं कोई इंतजाम करता हूँ। प्रिंसिपल सर ने कहा तो रोहिणी दीदी संकोच में मना कर गई और बोली, पास से जाना है सर, और साइकिल है मेरे पास, कुछ लड़कियां भी साथ है, हम चले जाएंगे। धीरे धीरे लड़कियों के घर आते गए और अंत में रोहिणी दीदी रह गई थी। नवंबर महीने के आखिरी दिन थे। सांझ जल्दी ढल चुकी थी। तेज रफ्तार में रोहिणी दीदी साइकिल चला रही थी। बस ये खेत पार करना रह गया है, फिर तो अपना गांव शुरू हो जाएगा। मन ही मन सोचती रोहिणी दीदी चली जा रही थी कि तभी उनकी सोच को तब विराम मिल गया जब रास्ता रोक 4 लड़के खड़े दिखे। न चाहते हुए भी साइकिल की रफ्तार धीमी कर दी रोहिणी दीदी ने, और फिर क्या था, चारों टूट पड़े दीदी पे, खींच के बीच खेत में ले गए। अंधेरा होने को आ गया, रोहिणी नहीं आई क्या? दुकान बंद कर घर आए बाबूजी ने पूछा तो अब तक सब रख रही माँ बेचैन हो उठी। कभी दरवाजे पे टकटकी लगाती तो कभी बेचैन हो आंगन में फिरती तो कभी भाग के गली तक देखाती। जब घड़ी ने 8 बजा दिए तब बाबूजी ने साइकिल उठाई और निकल पड़े देखने, लेकिन दीदी कहीं नहीं मिली। खाली हाथ लौटे बाबूजी की आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। मैं माँ और बाबूजी की हालत देख कोने में सिमटी खड़ी थी। इंतजार लंबा चला और फिर रोहिणी दीदी आई, टूटे कदमों से बदहवास सी। उनका वो गुलाबी सलवार सूट जिसे बड़े जतन से माँ ने उत्सव के लिए सिला था, वो चित्रों में बदल चुके थे। शरीर से जगह जगह खून रिस रहा था। माँ बाबूजी ने तुरंत रोहिणी दीदी को घर के अंदर ले लिया और सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए गए
और फिर माँ की एक घुटी घुटी चीख डरा गई मुझे। दीदी की हालत सब बयां कर रही थी। छोटी थी लेकिन इतनी भी नहीं कि हालत समझ ना सकूं। रोहिणी दीदी को कोई होश ना था। माँ चलो थाने चलो, रिपोर्ट करवा दे और अस्पताल भी चलो, देखो ना कितने दर्द में है दीदी। बहन का दुख देख तड़प उठी थी मैं, तो माँ ने डांटते हुए कहा, चुप कर लड़की, इज्जत तो चली गई बेटी की, लेकिन ये बात पूरा गांव जान गया तो जीना दूभर हो जाएगा हमारे यहाँ। लेकिन माँ, मैंने फिर बोलना चाहा। कह दिया ना माँ ने, फिर बहस मत कर शालिनी। बाबूजी के मुंह से पहली बार कठोर स्वर फूटा था। रोहिणी दीदी घर के कमरे में कैद हो गई। आस पास कह दिया गया दीदी अपनी बुआ के घर गई है। मेरे गले लग दीदी रोती रहती। बार बार पूछने पे भी उन दरिंदों के नाम दीदी कभी नहीं बता पाई। हर गुजरते दिन के साथ बाबूजी और माँ सामान्य होने का दिखावा करते और सारी रात रोते रहते। देखते देखते 3 महीने निकल गए। एक रोज जाने माँ ने बाबूजी को क्या कहा कि बाबूजी दुकान पे बैठे बैठे ही बैकुंठ निकल गए। माँ, दीदी को अंतिम दर्शन करवा दो बाबूजी के, मैंने कहा, लेकिन माँ कुछ न बोली। क्रियाकर्म हो गया और माँ ने दुकान संभाल ली। समय के साथ रोहिणी दीदी के बदलते शरीर को देख समझ गई थी मैं कि माँ ने उस दिन क्या कहा था बाबूजी को। कहा था ना, अस्पताल चलो माँ, हो गई ना बर्बाद दीदी की जिंदगी। अपनी बहन की बेबसी मुझे बागी बनाते जा रही थी, लेकिन माँ से लड़ना मेरे बस में नहीं था। दर्द से तड़पती दीदी के लिए माँ ने एक दाई को बुलाया। दीदी को इस हालत में देख दाई की आंखें चौड़ी हो गई। वह कुछ कहती उससे पहले ही माँ ने अपने गिनती के गहने और कुछ पैसे दाई को थमा उसके पैर पकड़ लिए। रोहिणी दीदी को चीखना भी मना था। दर्द दांतों में भीजे तड़पती रही घंटों, तब जाकर दीदी के बेटी हुई। बहुत खून गिर रहा है, मेरे बस का अब नहीं, आप अस्पताल ले जाओ। इतना कह दाई तो चली गई और वही आंगन की नाली के काले पानी में घुलता लाल रंग खुद में दीदी की बेबसी बयां कर रहा था। दर्द की परिधि लांघ रोहिणी दीदी जा चुकी थी और उधर पूरे गांव में दाई ने खबर फैला दिया था। लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। जितनी मुंह उतनी बातें। गांव की बेटी और माँ की हालत देख तरस खा चुपचाप क्रिया कर निपटा दिया गया। इन सब में वो नन्ही बच्ची उसे गोद में ले कोने में बैठी रही मैं। हम दोनों एक दूसरे को बस टुकुर टुकुर देख रहे थे। चाहे जिसकी भी बीज रही थी वो, लेकिन छाया तो मेरे रोहिणी दीदी की ही थी। वही आंखें, वही सुतवा नाक, वैसा ही सिंदूरी रंग। कुछ औरतें जिज्ञासा में आती और झांक के देखती उसे, और मैं अपने कलेजे में उसे जोर से भींच लेती, जैसे रोहिणी दीदी को खोने के बाद इसे नहीं खो सकती थी। क्या करना है इस बच्ची का, कुछ सोचा है? सरपंच आए शाम को और माँ से पूछा। जैसा आप कहें, मिमियाती आवाज में माँ बोली। भय से चेहरा पीला पड़ चुका था। जिंदा है तो किसी अनाथालय में भिजवा दो, लेकिन इस पाप की निशानी को हम गांव में नहीं रहने देंगे। तेरी बेटी का पाप तुमने छिपा लिया था, लेकिन इस निशानी को हम यहाँ नहीं रहने देंगे, सरपंच ने कहा। मैं इसे कहीं नहीं भेजूंगी, और पाप मेरी दीदी के साथ हुआ था, मेरी दीदी ने किया नहीं था। आज पहली बार मैंने आवाज उठाई थी। सबकी नजरें मेरी ओर उठ चली। पागल हो गई है क्या जो इसे रखेगी? माँ घृणा से चीख उठी। हाँ माँ, पागल हो गई हूँ। दीदी को खो दिया, लेकिन उसकी परछाई को नहीं जाने दूंगी कहीं, और ये मेरा अंतिम फैसला है। आप सब जाएं यहाँ से। जैसा कि अनुमान था, मेरे कदम से सरपंच नाराज हो उठे, और अब गांव में रहना संभव भी न था। गांव में चाचा को घर दुकान सब दे दिया, और बदले में जो रकम दी उसे ले चल दी नई दुनिया बसाने। पढ़ाई और नौकरी की, माँ को संभाला और दीदी की परछाई को भी नाम दिया प्राची। 10 साल बीत गए। आज मेरे पास सब कुछ था। प्राची भी 10 साल की हो चली थी और माँ वृद्ध। ऑफिस के एक सहकर्मी संजय के शादी का प्रस्ताव आया मुझे। माँ भी चाहती थी कि मैं शादी कर लूं। संजय को मेरी जिम्मेदारी का पूरा आभास था। प्राची के विषय में संजय अक्सर पूछते रहते, लेकिन मैं टाल देती थी।
संजय को प्राची के विषय में कुछ मत बताना। माँ ने कहा तो मैं चौंक गई और मैंने कहा, क्यों माँ? प्राची मेरी जिंदगी है और संजय को मुझे प्राची के साथ ही अपनाना होगा और झूठ के बुनियाद पर रिश्ते नहीं बना करते। माँ के लाख मना करने पर भी जब मैंने सच्चाई बताई तो साफ साफ संजय ने कह दिया, माँ तो ठीक है, लेकिन प्राची की जिम्मेदारी शादी के बाद तुम्हें छोड़नी होगी, उसे हॉस्टल में डालना होगा, तभी मैं तुमसे शादी कर सकूंगा। मर्द के और रूप से आज परिचय हो चुका था मेरी निर्दोष बहन की जिंदगी कुछ मर्दों के अहम ने खत्म कर दी थी और अब एक और मर्द की शर्त मेरी प्राची का भविष्य निगलने को तैयार बैठा था। बगल में प्राची सोई थी, भोली सी मुस्कान, कितनी निश्चल, कितनी निष्पाप। प्राची को बाहों में भर लिया मैंने। एक निर्णय ले बहुत दिनों बाद सुकून से सो गई मैं। सुबह 5 बजे के करीब नींद खुली। फिल्टर कॉफी माइक्रो कर जब बालकनी में आई, अद्भुत नजारा था। सामने वाले पार्क से आती ठंडी हवा मन को शांत कर गया। मैंने तय कर लिया था कि अब मेरी प्राची और मैं कभी किसी के शर्तों पे हम जिंदगी नहीं जिएंगे। अभी कॉफी का अंतिम सिप लिया ही था कि प्राची भाग कर आई और गुड मॉर्निंग माँ कह गले लग गई मेरे। मैंने भी समेट लिया अपनी बाहों में अपनी दीदी की परछाई को, अपनी जिंदगी को और अपनी बेटी प्राची को। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी कहानियाँ आपको लगातार मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।